नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा जो है क्या कह रहा है। तो प्रश्न हमारा जो है वो कह रहा है कि उस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ज्ञात करना है हमें, और जिसकी त्रिज्या जो है 13 सेंटीमीटर है और जो तिर्यक ऊंचाई दे रखी है वो 21 सेंटीमीटर है। और पाई की वैल्यू भी बता दी हमें कि जो है पाई की वैल्यू हमें कौन सी जो है यहाँ पे प्रयोग करनी है। तो जो शंकु है हमारा, तो शंकु के बारे में हमें दो जानकारी यहाँ पे दे रखी हैं। वो क्या दे रखी है, एक तो हमें जो है उसकी त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या आर कितनी दे रखी है हमें 13 सेंटीमीटर। और दूसरी जो हमें दे रखी है तिर्यक ऊंचाई, मतलब जो कि एल है, एल की वैल्यू दे रखी है हमें 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें जो है जो निकालना है वो हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है पाई आर एल। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे। तो पाई की वैल्यू हमें दे रखी है कि 22/7 ही रखनी है, 3.14 वाली नहीं रखनी है। दूसरी वैल्यू हमें रखनी है आर की वैल्यू हमने रख दी है 13, और एल की वैल्यू हमें दे रखी है 21। अब इसको हम हल कर लेंगे तो 7 से 21 को काटेंगे तो आएगा 3। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ गया 22 और मल्टीप्लाई बाई 13 3 39। ठीक है, अब 39 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 दूनी कितने आएंगे 78, 78 के 8 और 7 आपका जो है हासिल हो गया। 39 दूनी 78, 78 तो फिर हो गए, और उसके बाद में आप उसमें 7 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे हमारे 85। और ये जो है क्षेत्रफल है तो हमारी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 858 हो जाएगा। एक बात जो है आपको और ध्यान रखनी है, अगर ये संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता तो पाई आर एल तो हमारा होता ही होता, साथ में पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाता, यानी अगर हम पाई आर कॉमन ले लें तो एल प्लस आर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी होती। क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ में जो है जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, जो हमारा आधार होता है, समझ लीजिए शंकु के लिए, वो हमारा क्या होता है, वृत्ताकार होता है, और उसी का क्षेत्रफल इसमें जुड़ जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। ठीक है, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो वो हम किससे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, हमें दे रखा है कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a, और ये अनुपात दे रखा है हमें 6:7 और अनुपात 8 में। और इसके बाद में हमें वैल्यू दे रखी a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 की, और c का मान हमें जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग भी करिए और हम भी करते हैं। तो हम लिखते हैं a प्लस बी, और a प्लस बी रेशियो b प्लस सी, और रेशियो और c प्लस a, और ये कितना दे रखा है आपके 6:7:8, यानी अगर a प्लस बी को हम माने तो 6x मानेंगे, और b प्लस सी को अगर मानेंगे तो हम 7x मानेंगे, और c प्लस a को अगर मानेंगे तो हम 8x मानेंगे। ठीक है, अब अगर हम इन सबको ऐड कर दें, जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा हमारा 6x प्लस 7x प्लस 8x बराबर में क्या हो जाएगा 2, और a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2 बार a आ गया है आपका, और जो है 2 बार आपका b आ गया है, और 2 बार c आ गया है। तो ये 2 हमने कॉमन ले लिया और ये वैल्यू हमारी आ गई। अब इसको हम जोड़ते हैं, 7 और 6, 6 या 7 13, 13 और 8x, 13 और 8, 13 8 कितने हो गए 21, 21x की वैल्यू जो है आपकी कितनी आ गई 2a प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी प्लस सी की अगर वैल्यू हम निकालें तो वो हमारी कितनी आ गई 21x/2। ठीक है, प्रश्न में हमसे कहा है कि c का मान क्या होगा, c की वैल्यू क्या होगी। तो c की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो a प्लस बी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 6x,
और 6x प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 21x/2, ठीक है। और जो सी आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 21/2x माइनस 6x। एलसीएम ले लेंगे तो 21 माइनस 12 और x/2, और ये हो जाएगा आपका 9/2x। ये वैल्यू जो है आपकी किसकी निकल के आ गई, सी की वैल्यू निकल के आपकी यहाँ पर आ गई। लेकिन अभी हमें जो है x की वैल्यू नहीं पता है, तो ये कंप्लीट वैल्यू है अभी नहीं निकली है सी की। तो x की वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने हमें कुछ दे रखा है, और क्या दे रखा है कि जो है a प्लस में b और प्लस में c बराबर उन्होंने दे रखा है 14। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में उठा के रख देते हैं, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 वाली ये इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 14 या, और इसकी वैल्यू जो है a प्लस बी की कितनी है 21x/2 बराबर 14। तो x बराबर हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में 21, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 7 दूनी 14 और 7 तियाँ 21 और 2 दूनी 4 और बटे 3, ये हमारी x की वैल्यू निकल के आई, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को हम c वाले वैल्यू में रख देंगे, तो c बराबर आ जाएगा आपका 9/2 मल्टीप्लाई बाई 4/3, तो 3 इससे कट जाएगा और 4 से इसको काटेंगे 2, तो c की वैल्यू बराबर 3 गुणा 2 बराबर 6, ठीक है। तो हमारी c की वैल्यू कितनी निकल आई 6। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर आपका c इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी के हम आगे के क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कोई प्रतियोगी परीक्षा है और उसमें जो है सही उत्तर देने पर 1 अंक मिलेगा, और हल नहीं किया है आपने प्रश्न तो उसके लिए 0 अंक मिलेगा, और गलत अगर आपने किया है तो वहाँ पर 1 अंक का आधा अंक, मतलब जो है आधा जो है अंक काटा जाएगा। अंबिका ने 120 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, 90 अंक प्राप्त किए हैं, उसके द्वारा दिए गए उत्तरों में से सही कितने थे। अब उसने 120 प्रश्न हल किए हैं, टोटल प्रश्न जो हल किए हैं वो कितने 120 हल किए हैं, ठीक है। हमें नहीं पता उसने कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं, और वही हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि अगर उसने जो सही किए हैं, तो जो सही किए हैं वो हमने मान लिया कि सही कितने किए हैं x किए हैं, और जो है यहाँ से हम मान लेते हैं कि उसने जो गलत किए हैं तो वो गलत कितने हो जाएंगे 120 में से जो सही वाले अगर हम घटा दें तो वो क्या हो जाएंगे हमारे गलत वाले जो हैं हो जाएंगे। अब यही चीज़ जो है हम आगे प्रश्न के अनुसार लिखते हैं। तो सही प्रश्न के लिए जो अंक मिलता है वो कितना मिलता है, हमें 1 अंक मिलता है। इसके बाद में जो गलत प्रश्न है, गलत प्रश्न कितने 120 माइनस x, और इन प्रश्नों के लिए जो उसे अंक मिला होगा वो ऋणात्मक रूप में कितना मिला होगा 1/2 माइनस का, क्योंकि ये अंक जो है उसके साथ में उसके काट लिए जाते हैं, ठीक है। और जो है फिर क्या होगा, उसको जो टोटल जो नंबर मिल गए हैं वो कितने मिल गए हैं 90 अंक जो है यहाँ पे इस तरह से उसको मिल गए हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो हो जाएगा x प्लस, अभी हो जाएगा 120 और माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 120/2 मतलब माइनस का 60 हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये जो है माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे x/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो x माइनस 60 और प्लस x/2, और ये जो बराबर में आपका 90 चल ही रहा है तो ये बराबर 90 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x प्लस x/2 बराबर 90 और प्लस में आपके कितने हो जाएंगे 60। अब x प्लस x/2 मतलब 3x/2 बराबर कितने हो जाएंगे 150। अब 3 से 150 को काटेंगे तो कितने निकल के आएंगे हमारे, कितने निकल के आएंगे 50। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 50, और जो इधर अपॉन में थे वो उधर मल्टीप्लाई में जो चले जाएंगे, तो x बराबर वैल्यू आपकी हो जाएगी 100। x की वैल्यू 100 निकल आई है। हमसे यही पूछा है कि प्रश्न में उसके द्वारा कितने प्रश्न जो थे सही दिए गए थे, और सही प्रश्न ही हमने कितने माने हैं x।
तो इसका उत्तर जो है हमारा सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। कुछ प्रश्नों को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे यही था, हमें ज़्यादा वो लग रहा था तो जो सबसे पहले हमारे सिंपल ऑप्शन होते हैं उन्हीं को चूज करेंगे। यहाँ पे तो सारे ही सिंपल थे, जैसे 100, तो अगर हम इस 100 को मान लें, एक सेकेंड आप रुक जाइए, एक सेकेंड, और जो है हम अगर देख लें तो हम इसको निकाल सकते हैं ऑप्शन की। जैसे अगर ऑप्शन से वैल्यू अगर हमने मान लिया है 100, तो 100 के हिसाब से क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाए 100, और 100 को अगर हमने सही मान लिया है, ठीक है, तो इसका मतलब जो है गलत प्रश्न कितने की होंगे, उसने 20 की होंगी, और 20 का नंबर उसे कितना मिलेगा, आधा, मतलब 10 माइनस के 10 नंबर ये हो गए, और 100 के 100 ये हो गए। तो हमने देखा कि हाँ 10 - 100 = 90, हाँ ये क्वेश्चन को जो है सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आंसर हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मन में भी हो जाती हैं, बाकी सॉल्व करने का जो मेथड था पूरा वो मैंने आपको इस तरह से बताया। अगला प्रश्न जो है हमसे कह रहा है, वो क्या कह रहा है, कह रहा है एक हमें जो है पाई चार्ट दे रखा है। ठीक है, पाई चार्ट हमें एक दे रखा है, और इस चार्ट में विभिन्न ब्रांचेज जो होती हैं इंजीनियरिंग की, उन इंजीनियरिंग की ब्रांचेज को परसेंटेज में जो हैं, जो जैसे स्टूडेंट्स आपको बता रखे हैं परसेंटेज में कि किस ब्रांच से जो है कितने स्टूडेंट यहाँ पर हैं। ठीक है, इसके बाद में हमें एक बात और बता दी कि टोटल जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, कि जो कुल छात्र हैं वो 14,400 हैं, और इसके बाद में जो हमें निकालना है वो आईटी और सीएससी विभाग के विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे हमें बतानी है। तो आईटी के अगर विद्यार्थियों की संख्या हम देखें तो आईटी में जो विद्यार्थी हैं वो हमारे कितने हैं, 16% हैं, और वहीं सीएससी में जो विद्यार्थी हैं, सीएससी में जो विद्यार्थी हैं वो हमारे कितने हैं, 19% हैं, और दोनों के विद्यार्थियों की कुल संख्या हमें बतानी है। तो सीधे इनको जोड़ देंगे, क्योंकि टोटल विद्यार्थियों का ही परसेंटेज है, अलग अलग चीज़ों का ये परसेंटेज नहीं है, तो इसलिए इनको हम जोड़ सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा 16 और 19 35%, और ये 35% आप क्या होगा, टोटल स्टूडेंट्स होगा। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स होगा। अब इसको हमें निकालना है, तो 35 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 14,400 और अपान में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो वहाँ पे कट जाएंगे, और 35 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 140, और 140 का 0 हो जाएगा हमारा, और जो है हमारे यहाँ पे कितने बचेंगे, 14, और 35 चौका फिर 140, और 14 154 हो जाएगा। 154 के यहाँ पे हमारे 4 बचेंगे, हासिल हो जाएगा हमारा 15, और 135 एकम 135, और 15 150, 35 और 15 50, 150 का नाम आ गया। तो ये आ जाएगा 5000, जो 40 हैं वो दो कुल मिला के आईटी और सीएससी दोनों को मिला के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो कितने हैं, 5040 हैं। तो ये जो है ऑप्शन हमारा 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि आईटी विभाग में ही संख्या बता दीजिए केवल। तो ये भी सिंपल है, आईटी विभाग में अगर संख्या बतानी है तो आईटी विभाग में जो संख्या है वो कितनी है हमारी, वो हमारी है 16%। तो आईटी विभाग में जो संख्या है वो हमारी है 16%। तो अब 16% आप टोटल स्टूडेंट हमें निकालने हैं इसका मतलब। तो अब वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाई 14,400 और बटे में कितने हो जाएंगे, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। अब 16 मल्टीप्लाई 144 कर देंगे हम, तो 16 चौकू 64 के 4 हासिल हो जाएंगे 6, 16 चौकू 64 और 64 और 6 70, 70 का हो जाएगा 0 और हासिल हो जाएंगे 7, और 16 एकम 16 और 16 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे 23। तो 2304 जो हैं वो हमारे स्टूडेंट किसके हो जाएंगे, वो हमारे आईटी के स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएंगे। मतलब ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि
ई एंड आई में जो है विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ई एंड आई में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है? ई एंड आई में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो है हमारी 17%। और 17% आप टोटल स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे निकालने हैं, तो वो हम निकाल देंगे। कैसे निकलेंगे? 17 मल्टीप्लाई टोटल स्टूडेंट्स मतलब 14,400 और बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसका मतलब 17 और मल्टीप्लाई बाई 144। सो 17 चौकू 68 के 8, हाथ से लगा 6, 17 चौकू 68, 68 और 6, 68 और 6 74, 74 के 4, हाथ से लगा 7, और 17 एकम 17, और 17 और 7 जो होते हैं कितने होते हैं? 17 और 7 हो गए हमारे 24, 17 7 24। तो कुल मिला के जो स्टूडेंट निकल के आए हैं हमें वो 2448, मतलब सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2448 वाला। ठीक है, इतने स्टूडेंट्स जो हैं हमारे ई एंड आई के हो गए। इसके बाद में अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि 2 अलार्म की घड़ियाँ 144 सेकंड, 144 सेकंड और 120 सेकंड के अंतराल से बजती हैं। ठीक है, यदि वे पहली बार जो हैं एक साथ में जो हैं बजी हैं वो कितने पे बजी हैं? 6 PM पर बजी हैं। तो नेक्स्ट टाइम पर जो है कब एक साथ बजेंगी? ठीक है, ये हमसे यहाँ पे पूछा है। इस तरह के प्रश्न आ जाएं, या किसी गोलाकार मैदान पे जो है कोई चक्कर लगाता है, उस पे आ जाए कि एक साथ शुरू करते हैं और एक चक्कर इतने इतने में लगा देते हैं, तो दोबारा से वो कब मिलेंगे। तो इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं आपके, तो वहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, हमें क्या निकालना होता है? केवल व केवल एलसीएम जो हमें इसका निकालना होता है, बस, और कुछ नहीं करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 144 का और 120 का जो है एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे। तो हमारा एलसीएम निकालने का तरीका जो है वो यही है कि सबसे बड़े नंबर से जो है यहाँ पे डिवाइड करेंगे, जिससे ये दोनों कट जा रहे होंगे। तो ये दोनों कटते हैं 24 से, तो 24 छंगा और 24 पंजे। अब सीधा एलसीएम हमारा निकल के आ गया 24 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 24 पंजे 120 और 120 छंगा 720। 720 सेकेंड्स जो निकल आए हैं, अगर इन्हें हम मिनट्स में जो है कन्वर्ट करेंगे तो मतलब 720 अपान में 60, तो ये हमारे 12 मिनट्स यहाँ पे निकल के आ गए। मतलब अब वो जो हैं घड़ियाँ, जो अलार्म जो था इनका, वो 6 PM के बाद में कब दोबारा से एक साथ बजेगा? तो प्लस में 12 मिनट और कर दें, तो मतलब जो है 6:12, ठीक है, PM पर ये जो है फिर से जो है दोबारा से बजेंगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। कोई क्लास है और क्लास में क्या है, बच्चों का औसत वजन दे रखा है। तो कक्षा में पहले दे रखा है 32 विद्यार्थियों का औसत वजन, जो कि दे रखा है आपको कितना? 53.25। इसके बाद में से 16 और विद्यार्थी हैं, उनका औसत वजन दे रखा है और वो दे रखा है 49.5 दे रखा है। तो सभी विद्यार्थियों का औसत वजन जो है हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। बहुत सिंपल तरीके से इसको हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 32 विद्यार्थियों का कितना एवरेज दे रखा है आपको? जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है 53.25। वहीं जो है 16 अन्य विद्यार्थी हैं जो कक्षा में, उनका वजन कितना दे रखा है? वो दे रखा है 49.5 किलो, ठीक है, किलोग्राम। ठीक है, हमसे पूछा है टोटल जो है स्टूडेंट, उनका जो है एवरेज वेट जो है वो कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो जैसे हमें पता है कि एवरेज का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो पदों का योग बटे क्या होता है? का योग बटे पदों की संख्या, टोटल जो होती है संख्या, वो हमसे एवरेज का जो है ये हमारा फार्मूला होता है। बेसिक फार्मूला यही है और इसी से सारे चीज़ें जो भी हैं बनती हैं आगे की।
तो पदों का योग मतलब 32 छात्रों का जो टोटल वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 32 गुणा इसके एवरेज से मल्टीप्लाई कर दें तो 53.25। साथ में हमें जोड़ देना पड़ेगा 16 जो छात्र हैं उनका टोटल वेट कितना हो जाएगा, 16 गुणा 49.5। तो ये जो है हमारा टोटल वेट इनका हो गया। और टोटल संख्या कितनी हो गई, वो हमारी 32 + 16 48 हो गई। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि 16 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 बचा 32 की जगह पे, और ये बचा है 53.25 और प्लस में 49.5, क्योंकि जो है वहाँ पर केवल 16 ही है, और बटे में 48। तो इस 16 से अगर इस 48 को काटेंगे तो आएंगे हमारे 3, और मल्टीप्लाई ऊपर हम कर लेते हैं तो 2 की 53.25 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आएगा 106.5 और प्लस 49.5 और बटे में 3, तो ये हो जाएगा 156 टोटल आपका, और बटे में 3, और ये जो निकल के आ गया 52। तो 52 जो है टोटल छात्र जो हैं 48, उन सभी का जो एवरेज वेट है वो कितना हमारा निकल के आया है, 52 kg। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, उस पर एक धनराशि निवेश की गई है और वो 25 वर्षों में अपनी आप का 3 गुना हो जाती है, तो 75 वर्षों में अपने आप का कितना गुना हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि कोई एक्स धनराशि थी और 25 वर्ष जब बीतते हैं तो क्या होता है, वो धनराशि अपने आप की 3 गुना हो जाती है, 3x हो जाती है। मतलब उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो कितना मिलता है, 2x मिलता है। कितने दिनों में, 25 दिनों में। तो अगले अगर हम 25 ईयर में कहें तो भी 2x मिलेगा, और उसके अगले 25 दिनों में कहें तो भी 2x ही मिलेगा ब्याज। तो ये जो है 25 ईयर ये हो गए हमारे, और अगले 25 ईयर ये हो गए हमारे। तो कुल मिला के जो है उसको जो है इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा 75 ईयर में, तो 6x इंटरेस्ट मिल जाएगा, और सेल्फ में है खुद धनराशि, तो टोटल धनराशि हो जाएगी 7x 75 साल के बाद। मतलब अपने आप की कितनी गुनी हो जाएगी, 7 गुनी अपने आप की हो जाएगी। इसको हम फार्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर मुझे यही लगता है कि जनरल समझ से अगर एक किया जाए तो ज़्यादा ईजी लगता है मुझे। तो ये जो है इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 गुनी ये हो जाएगी 25 वर्ष में। अगला प्रश्न है हमें, और एक जो है हमें भिन्न दे रखी है, उसका भिन्न रूप ज्ञात करना है। जो एक नंबर हमें दे रखा है, ठीक है, दशमलव वाला, तो वो हमें दे रखा है 0.35858 और 58। अगर हम इस नंबर पे गौर करें तो 58, 58 और 58 ये नंबर जो है रिपीटेड हैं, और अगर ये नंबर हमारे रिपीटेड हैं तो इसका मतलब जो है इसको हम लिख सकते हैं 0.358 के ऊपर बार, क्योंकि ये इन्फिनाइट तक जा रहे हैं आपके, तो जो है ये आवर्ती दशमलव है, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 3.58। अब इसको जो है भिन्न बनाने का तरीका सबसे ईजी ये होता है कि जो टोटल नंबर है पूरा हमारा वो लिखते हैं हम, तो 358 ये लिख दिया, और उसके बाद जिस पर बार नहीं होता है वो उसमें से हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और बटे में क्या करते हैं, जितने के ऊपर बार होता है उतने 9 लिखते हैं, और जिस पर बार नहीं होता उतना 0 लिख देते हैं। तो ये जो है इसका भिन्न रूप बन जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 355 ऊपर बचा है जो, बटे 990। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा सी इज़ द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भिन्न रूप का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि जो 3600 है या 3600 है, इसका 50% मतलब 1/2 के 40% मतलब 2/5 के 30% मतलब 3/10 के 20% का मतलब जो है कितना हो गया, 1/5 का मान क्या होगा। तो इसका मान हम निकाल देते हैं। तो 5 दूनी 10, 1 0 हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया, और 10 से 1 0 और कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा हमारा 36 गुणा 2 3 6, और बटे में हमारा हो जाएगा 5। तो 36 × 200
16 और बटे में 5, इसको भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 5 चौका 20 और ये हमारे हो गए 1 हो गए 16 5 3 15 और बचा 1 का आ गया 0.2, 0 लगाया तो 10 हो गए और 5 दूनी 10। ठीक है, तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके ये। अगला प्रश्न देखते हैं हम। कह रहा है 2 वर्षों के लिए ब्याज 23,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो हमें दे रखा है 230। तो ब्याज दर क्या होगी, एक तो इसको फार्मूला बेस्ड भी कर सकते हैं और बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल दे रखा है तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, फार्मूला बेस्ड। फिलहाल तो अभी हम फार्मूला बेस्ड आपको बता देते हैं इसके लिए। तो क्या करना है, हमें दे रखा है जो CI माइनस SI दे रखा है और वो कितना होता है 230 इन्होंने हमें दे रखा है। तो 230 हमने लिख दिया CI माइनस SI और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा P और यहाँ पे होता है R/100 और पावर होती है T। ठीक है, तो 230 जो CI माइनस SI ये आपका 230 है और बराबर में P की वैल्यू है 23,000 और R की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है और अपान में 100 तो है ही है और T की वैल्यू हमें दे रखी है 2 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से जो है अब हमने 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 23 से अगर इसको भी काटें तो यहाँ पे हमारे 100 बचेंगे। ठीक है, 100 बच गए और ये जो हमारी वैल्यू बची है 100 और मल्टीप्लाई R² अपान में 100 मल्टीप्लाई बाई 100, ये इधर इतना बचा है। तो इस 100 से ये 100 कस गए और यहाँ पे हमारा बचा था 1, तो R² बराबर आ जाएगा 100। तो R बराबर यहाँ पे इस तरह से कितना निकल आएगा 10। तो R की वैल्यू कितनी है 10% है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है और नेक्स्ट प्रश्न हमसे कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं, सॉरी 3 संख्याएं हैं और 3 संख्याएं हमारी मतलब फर्स्ट संख्या है, सेकंड है और थर्ड है, 3 संख्या हैं और वो अनुपात जो उनका दे रखा है 19:21 और 21:23। मतलब अगर पहली संख्या आपकी 19x है तो दूसरी 21x है और तीसरी 23x है। अब इसके बाद हमसे पूछा है कि यदि तीसरी संख्या का मतलब 23x, वही तो तीसरी है हमारी, कि 3 गुने, तो इसका हमने 3 गुना कर दिया और पहली तथा दूसरी संख्या के योगफल, पहली संख्या और दूसरी संख्या के योगफल, तो हमने कर दिया 19x और प्लस में 21x का योगफल के बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर जो है वो हमें दे रखा है 841। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 23 3 69 होते हैं तो 69 और x तो है ही है आपका माइनस, ये हो गया आपके 40x बराबर 841, यह हमारे आ गया 29x बराबर 841। तो ये 29 का स्क्वायर ही होता है, तो x बराबर हमारा 29 यहाँ पे निकल आया है। ठीक है, इसके बाद में हमसे पूछा है तो तीसरी संख्या और पहली संख्या, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच में क्या ज्ञात करना है, हमें अंतर ज्ञात करना है। तो पहली संख्या हमारी है कितनी 19x है और तीसरी संख्या है वो हमारी कितनी है 23x है। हमसे पूछा है अंतर, तो जो बड़ा है उसमें से हम यहाँ पे घटा देंगे, तो 23 में से 19 जाएगा तो हमारा बचेगा कितना 4x, ये अंतर हो गया। तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 गुणा 29 और 29 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 116 जो है आंसर इसका हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं उस समांतर श्रेणी के पहले 151 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद और तीसरा पद क्रमशः 175 है और 185 है। तो समांतर श्रेणी जो होती है वो हमारी होती है a प्लस डी और a प्लस 2d
और इस तरह से ये चलती चली जाती है जहाँ तक भी होती है हमारी, ठीक है। मतलब पहला टर्म जो होता है हमारा वो ए होता है, और ए में जो है मुझे ये डी जो होता है वो हमारा क्या होता है, सार्वधातुक होता है वहाँ पे, ठीक है। और ये जो होता है वो हमारा फर्स्ट जो होता है, और लास्ट के लिए एल भी हम यूज कर लेते हैं, वो अलग अलग चीज़ें हैं वहाँ पे, जैसी श्रेणी होती है वैसी चीज़ें हम वहाँ पे कर लेते हैं। और तो पहले की वैल्यू हमें दे रखी है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 175 दे रखी है। और तीसरा टर्म जो है मतलब ए प्लस 2d की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 185। तो ए की वैल्यू हम रख सकते हैं 175 और प्लस में 2d बराबर कितनी, 185। तो ये 2d जो वैल्यू आ गई 185 और माइनस 175 मतलब 10/2, ये d की वैल्यू आ गई। तो d बराबर कितना आ गया हमारे यहाँ से 5 जो है निकल आया, ठीक है। अब d भी पता है हमें, a भी पता है, और जो है कितने पदों का निकालना है, n जो है कितने पदों का निकालना है, 151 पदों का जो है हमें योग निकालना है, ये भी हमें पता है। तो अब हमें निकाल सकते हैं। तो जो है s 151 पदों का निकालना है, ठीक है। तो वो होता है हमारा n/2 और ये होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर अंतिम पद हमें दे रखा होता तो हम उस तरह से फार्मूला लगा देते, लेकिन हमें अगर केवल पदों की संख्या हिसाब से दे रखा है तो हम वो फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है, उस तरह से चल लेते हैं। तो ये फार्मूला ये होता है। तो n की वैल्यू 151 लिख देते हैं, 151/2 मल्टीप्लाई बाई अंदर में 2a का मतलब जो है 2 गुणा 175 और प्लस n-1 मतलब 151 माइनस 1 और d का वैल्यू की वैल्यू कितनी है हमारी 5। अब इस वैल्यू को हम करते हैं सॉल्व, तो 151/2 ही रहेंगे और ये जो है 175 और गुणा में हम कैसे करेंगे, 2 से करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 350, कितना आ जाएगा हमारा 350, 17 दूनी 34, हाँ 350 और प्लस 150 गुणा 5, तो ये हो जाएगा हमारा 750। तो ये जो आपका निकल के आ गया 151/2 और गुणे में 1100, ठीक है। इससे इसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 550। मतलब जो सम है वो कितना है 151 गुणा 550, ठीक है। अभी कितना आएगा, तो 0 तो हम पहले ही लिख देते हैं, ठीक है। और 55 की गुणा इससे करते हैं, तो 55 एकम 55 के 5 और यहाँ से लग गया 1 और 55 और पंजे आपको निकालने हैं। तो 55 पंजे कितने होते हैं 275, 275 और 5 280, हासिल 0 और ये हो गया 28, हासिल 28 हो गया, शून्य हमने लिख लिया। 55 एकम 55 और 55 और 28 आपके कितने होते हैं 83, 55 और 28 कितने होते हैं 83। तो ये हो गया 83,050। ये जो है आपका 151 पदों का जो है योग हो गया। तो बी इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक ने एक वस्तु खरीदी है, ठीक है, और फिर इसकी मरम्मत पर 550 रुपये खर्च किए हैं। इसने इसे 10% लाभ पर बी को बेच दिया और बी ने इसे 20% हानि पर सी पर बेचा है और सी ने इसे 30% लाभ पर क्या किया है, इतने रुपए में जो है इसको बेच दिया है, ठीक है। तो ए के लिए वस्तु ने कुल कितना भुगतान किया था, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। अगर हम ये कहें कि ये ने जो है भुगतान किया था वो x रुपये का भुगतान किया था, किसने, ए ने, ठीक है। ए ने जो है x रुपये का भुगतान किया था। उसके बाद ए ने क्या किया कि x का तो भुगतान किया ही किया, साथ में 550 रुपये जो है उसकी मरम्मत पे भी लगाए। तो ए के लिए जो कॉस्टिंग प्राइस हो गई वो जो है कितनी हो गई x प्लस 550। फिर इसने क्या किया, तो ए ने क्या किया x प्लस 150 550 रुपये को क्या किया 10% के लाभ ऊपर किसको बेच दिया, बी को। मतलब इसको जो है बी को कितने में इसने बेच दिया 11/10, 10% लाभ, ठीक है। एक तो इस तरह से बेच दिया। इसके बाद में
बी ने 20% हानि, 20% हानि का मतलब कितना हो गया बेटा, 4/5। 4/5 प्राइस पर जो है किसको बेच दिया, सी को जो, और सी ने क्या किया है 30% लाभ पर, 30% लाभ पर मतलब 13/10, ठीक है। इस लाभ पर जो है बेच दिया, किसको बेच दिया है, किसी को भी बेचा है, और रुपए हमें बता दिए गए हैं 6,864 रुपये में जो है उसको बेच दिया है। अब इसको हम हल कर लेंगे, सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है, तो x + 550 बराबर में कितने हो जाएंगे आपके 68, 64, और बटे में आपके जो हैं कितने हो जाएंगे, ऊपर वाली चीज़ें नीचे आ जाएंगी, 11 × 4 और × 13, ठीक है, ये हो जाएंगी, और नीचे वाली चीज़ें ऊपर पहुंच जाएंगी, मतलब 10 × 10 × 5, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं, 4 से अगर हमें काटना है तो 4 से बहुत सिंपल से काट सकते हैं। तो ये जो है 4 से अगर हम इसको काटें तो ये, और 4 से हम इसको ही काटें, 10 को नहीं काटें, क्योंकि 10 से बाद में हमें मल्टीप्लाई थोड़ी इजी बढ़ जाएगी। तो ठीक है, 10 से इसको काटते हैं, 4 से इसको काटते हैं, 4 से कट जाएगा क्योंकि अंतिम 2 अंक इसके जो हैं 4 से डिवाइड हैं। तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28 और 4 एकम 4 और 4 छंग 24, ठीक है। इसके बाद में इसको अगर हम 11 से काटें तो क्या ये 11 से कट जाएगा, देखते हैं। तो 11 एकम 11, यहाँ पे बचे हैं 6, और फिर हो गए 61, 11 पंजे 55, हाँ ठीक है, 11 से कट जाएगा। तो इसको अगर हम 11 से काटें तो कितना आएगा, 11 एकम 11 और 11 पंजे 11 एकम 11, तो यहाँ पे 6 बजे 61 हो गए, 11 पंजे 55 हो गया, और फिर 11 छंग 66, ठीक है। इसको 13 से भी काटेंगे तो 13 से किसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 12 × 10 × 10 × 5, ठीक है, यही आया है हमारा। तो ये जो है निकल के कितना आएगा, 12 पंजे 60, और आपके 2 जीरो, ये वैल्यू आई है x + 550 की। हमें तो वैल्यू x की निकालनी है, जो उसने क्या किया है, वस्तु को ख़रीदने के लिए भुगतान किया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6000 - 550, तो ये आ जाएगी आपकी कितनी, 5450 रुपये जो है उसने भुगतान किया था। तो ये राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा आपका 20 द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि ये एक कार्य को जो है 1170 दिनों में कर सकता है, और बी जो है उसे 2340 दिनों में कर सकता है, ठीक है। कह रहे एक साथ कार्य करते हुए भी इस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 23, 40 ही आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 यूनिट, और ये हो जाएगा 1, तो टोटल वर्क आपका है 23,400, और एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 3, और 3 से इसको हम काटेंगे, 3 सत्ते 21 हो गया, बचे थे 2, 24 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, और 0, तो 780 दिन में जो है वो क्या कर लेंगे, इस काम को कर लेंगे, दोनों मिल कर के 780 दिनों में इसको कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक आरेख दे रखा है, मतलब जो है हमें ग्राफ दे रखा है, और इस आरेख में क्या है, कुछ महीनों में सैनिटाइजर की बिक्री को दर्शाता है, ठीक है, कितने हज़ार जो बिक्री हुई है। तो कुछ महीनों के दौरान कितने सैनिटाइजर की बिक्री हुई, 1000 में। तो इसका मतलब इन सभी का क्या करना है, हमें ऐड करना है, एडिशन करना है। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले सभी में यूनिट डिजिट अलग है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऐड करते हैं, और जो यूनिट डिजिट हमारा मैच कर जाएगा वही हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बाकी को हमें देखना ही नहीं है। तो यहाँ पे है 4, 4, और यहाँ पे है 2, 6, 6 और 4 कितने हो गए, 10, 10 9 कितने हो गए, 19, 19 और 6 कितने हो गए, 25, 25 और 2 कितने हो गए, 27।
तो 27 के 7 आएंगे लास्ट में, तो 7 यूनिट डिजिट जो है वो हमारे डी ऑप्शन में, तो डी इज़ द राइट आंसर। हम क्वेश्चन को पूरा यहाँ पे नहीं देखेंगे, तो डी इज़ द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद में है हमसे प्रश्न कह रहा है कि 63, 78, 94 और कितना है 74 में क्या घटाया जाए जो संख्या जो है 9 से विभाजित हो जाए। तो संख्या का 9 से विभाजन का जो रूल है वो हमारा क्या कहता है कि कोई भी संख्या है अगर वो 9 से विभाजित है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके जो अंकों का योग है, उस संख्या के अंकों का योग है, वो भी क्या करता है, कितने से विभाजित होगा, वो भी 9 से डिविजिबल होगा पूरा का पूरा, तभी वो संख्या हमारी क्या होती है 9 से विभाजित होती है। तो इसके अंकों का योग करके हम देखें तो 6 + 3 9 और +7 16 और प्लस में 8 24 और 24 और 9 33 और 33 और 4 37 37 और 7 37 और 7 44 और 44 और 4 44 और 4 कितने आ गए हमारे 44 और 4 48, टोटल 48 आ गया सम। इसको अगर हम विभाजित करें 9 से तो 9 पंजे 45, यहाँ पे 3 शेष बच गया। अगर ये 3 ना हो तो जो है हमारा क्या हो जाएगी, संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। 3 शेष ना हो तो हम क्या करेंगे, इस संख्या में से हमें कितना घटाना है, 3 घटाना है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कोई संख्या जो है वो हमारी कितने से विभाजित है, 13 से विभाजित है। कोई भी नंबर है वो हमारी 13 से विभाजित है, और जब करते हैं विभाजित तो क्या करते हैं 11 से हम उसको पाते हैं। इसके बाद में हमें बताया अगर संख्या जो है 26n है और उसको अगर हम 13 से विभाजित करें उसी भाजक से, इसका मतलब 13 से ही विभाजित करें तो शेषफल हमारा क्या होगा। तो इसका मतलब जो है 26n को अगर हम 13 से विभाजित करें तो क्या शेषफल होगा, तो 13 से 26 यही हमारा कट जाएगा, मतलब 0 × n। तो ये जो शेष हमारा कितना आ जाएगा, 0 ही शेष यहाँ पे आएगा। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है अशोक है और शांत जल में जो है नाव चलाता है, और शांत जल में जो है वो क्या करता है, नाव चलाता है, और उस समय जो है नाव की स्पीड कितनी होती है शांत जल में, वो होती है 43.5 किलोमीटर प्रति घंटे के। और जब वही नदी बह रही होती है तो जो है नदी के बहाव की जो गति है वो कितनी है, वो हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 14.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर क्या कहता है, तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक वापस आने में 90 मिनट का जो है समय लगता है। तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है वह स्थान। तो हमें बता दिया कि फिर जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है और जाने के बाद में क्या करता है, वापस आता है। ठीक है, जाता है, जाने के बाद में वापस आता है। इस टोटल प्रोसेस में उसे जो है 90 मिनट जो है लगते हैं। अगर वो 90 मिनट लगते हैं तो हमें क्या बतानी है, उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, तो समय बराबर होता है हमारा, क्या होता है, समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे 4। ठीक है, चाल तो हमें दे रखी है और दूरी हम मान लेंगे, समय भी हमें दे रखा है। ठीक है, तो दूरी हमने मान ली है कि कितनी मान ली है कि दूरी हमारी रही है कितनी x। तो इसका मतलब x दूरी को एक बार जब वो जाएगा तो नदी की बहाव की दिशा में जाएगा। बहाव की दिशा में जाने पे क्या होगा, जो उसकी चाल है वो कितनी होगी, बढ़ चुकी होगी। मतलब चाल जो है वो 43.5 और प्लस में कितनी हो चुकी होगी 14.5। ठीक है, इतनी जो है उसकी बढ़ चुकी होगी। दूसरी बात, जब वो लौट के आ रहा होगा तो यही चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, विपरीत, क्योंकि भाव के ये विपरीत हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 43.5 और ये माइनस 14.5, ठीक है। और बराबर में उसे कितना समय लगता है, 90 मिनट लगता है। तो 90 मिनट को हम घंटे में बदल देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने जो है चाल यहाँ पे कितने में ली है, किलोमीटर प्रति घंटे में ली है, इसलिए। तो ये हो जाएगा x बटे हमारे कितने हो जाएंगे 0.4, तो ये हो जाएंगे हमारे 58 और प्लस ये कितने हो जाएंगे हमारे x बटे 43 माइनस 14, तो ये हमारे बचेंगे 29 और यहाँ पे हमारा कितना बचेगा 3/2, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 58 और ऊपर जो हमारा कितना हो जाएगा x + 2x बराबर में हमारा हो जाएगा 3/2। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 3/2 और मल्टीप्लाई बाई 58। तो 3 से 3 ये कट जाएगा, 58 को 2 से काटेंगे तो 29 निकल के आ जाएगा। तो x बराबर हमारा आ गया 29। तो वो जो डिस्टेंस है जिनके बीच में जो है वो क्या करता है, ट्रैवल करता है और जिसमें कितना करता है 90 मिनट लगते हैं, वो डिस्टेंस हमारी निकल के आ गई है, कितनी आ गई है 29 किलोमीटर की दूरी पर वो जो है दोनों बिंदु हैं एक दूसरे से। तो इसका आंसर सी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि यह 4 और प्लस में 3√5 है और इसका होल ऑफ स्क्वायर है और क्वेश्चन मार्क है -√5 है, इसका होल ऑफ स्क्वायर है +191, ठीक है। और हमसे कह रहा है तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं हम इसकी। तो ये हो गया 4 प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा 9 और 5, तो 9 पंजे 45 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस इसका स्क्वायर आएगा 5 और प्लस में हमारा आ जाएगा 191। इन सबको इस तरफ ले आते हैं तो 4 + 45 माइनस का है इधर 5, तो इधर हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 191 बराबर में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हम देखते हैं 45, 5 50 और 4 54 और 54 और माइनस, तो ये हो जाएगा 54 और माइनस 191 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये आ जाएगा माइनस का 137, 54 घटाएंगे 191 में से बराबर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस का 137, जो कि हमारा राइट आंसर कौन सा है, सी इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहना है 3 भागीदार हैं, वो कौन कौन है, ए है, बी है और सी है, और एक कुल राशि कितना निवेश करते हैं, तो कुल राशि करते हैं 2,40,000 रुपये का टोटल जो है ये टोटल जो है निवेश करते हैं कितने का 2,40,000 का जो है ये निवेश करते हैं टोटल। इसके बाद में क्या होता है, वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को मिलते हैं 15,000, बी को मिलते हैं 20,000 और सी को मिलते हैं 25,000। इस तरह से जो है उनको रुपए यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद में हमसे पूछा है, क्या पूछा है कि ए और सी द्वारा एक साथ में कितनी धनराशि का निवेश किया गया था। एक बात को आपको ध्यान रखना है कि जिस अनुपात में जो है निवेश होता है, ठीक है, वही अनुपात जो है उनके लाभ का अनुपात होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या है, लाभ दे रखा है, तो अगर इसका अनुपात हम निकाल दें तो क्या हमें जो है उनके निवेश का अनुपात नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो इसको अगर हम काटते हैं तो 3, 4 और 5, 3, 4, 5 के अनुपात में ए बी सी ने निवेश किया, ठीक है। जो उन्हें लाभ हुआ है वही निवेश का अनुपात है, मतलब 3, 4, 5 के अनुपात में लाभ हुआ है, तो यही उनके क्या है, निवेश का अनुपात है। तो अगर इसको आप छोड़ें तो कितना आएगा, 3 और 4 7 और 5 12, तो टोटल 12 यूनिट की वैल्यू 2,40,000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 20,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000।
अब हमसे पूछा है ए और सी ने एक साथ कितनी राशि का निवेश किया है। तो ए और सी कितनी यूनिट किया है। तो ए ने किया है 3 और सी ने किया है 5, मतलब टोटल 8 यूनिट निवेश किया है। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 मल्टीप्लाई बाई 20,000, मतलब 1,60,000 रुपये का ए और सी का जो है टोटल निवेश हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है हमारी, वो होती है ए आर स्क्वायर, और इसी तरह से ये जो है हमारी आगे तक चलती रहती है। ठीक है, कह रहा है सार अनुपात 6 है। जो आर होता है वही हमारा क्या होता है, शार्व अनुपात होता है। ठीक है, शार्व अनुपात, और उसकी वैल्यू आपको दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। n बराबर हमें दे रखा है 4, और 4 पदों का क्या करना है, हमें योग याद करना है। तो इसके फार्मूले में एक बात ध्यान रखनी है कि r जो है हमारा बड़ा है 1 से या फिर जो है छोटा है 1 से। तो यहाँ पे r हमारा बड़ा है, तो वही वाला हमें फार्मूला लगाना है। तो 4 पदों का हमें योग निकालना है। तो S4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी a। ठीक है, और जो है साथ में हो जाएगी r की पावर n-1, और बटे में हो जाएगी r-1। ये जो है इसका हमारा फार्मूला होता है। तो a की वैल्यू हमारी कितनी है, a की वैल्यू मतलब प्रथम पद। तो प्रथम पद हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, प्रथम पद हमें दे रखा है 16। तो हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई r की पावर 4-1, r हमारा है 6 की पावर 4-1, और बटे में r-1, r भाई 6-1 मतलब 5। ठीक है, तो हो जाएगा 16 और मल्टीप्लाई 6 छंग 36 छंगा 216, तो 216 मल्टीप्लाई बाई 6-1, क्योंकि अभी हमें 4 की वैल्यू पता नहीं है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 6 छंग 36 का 6 और 6 एकम 6 और 3 9, 6 3 9 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, 12 96 आ गया, और माइनस का कितना आ गया 1, और बटे में 5। तो हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 12 95, और बटे में 5। इस 5 से इसको काटिए आप, तो इससे इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, और यहाँ पे बचेंगे हमारे कितने 2 हो गए 29, 55 25 बचेंगे 4, 5 ने 45। ठीक है, तो 259 आ गए। तो 259 और मल्टीप्लाई बाई 16, तो 16 नेमा 144, 16 नेमा 144, 144 के कितने हो गए 4, हाथ से लगा 14, 16 पंजे 80, और 14 94, 94 के 4, हाथ से लग गया 9, और 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 32 और 9 कितने आ गए 41। तो जो हमारा राइट आंसर आ गया वो आ गया 4144। तो ये हमारा बी इज़ द राइट आंसर इसका हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 2 स्थान हैं और जिनकी जो है एक दूसरे से दूरी जो है इन दोनों स्थान की वो कितनी दे रखी है हमें, 3710 किलोमीटर की दूरी पर जो है दोनों स्थान हैं। और कह रहे हैं कि ए से एक रेलगाड़ी निकलती है, तो मतलब एक बिंदु को ए मान लेते हैं और दूसरे बिंदु को हम बी मान लेते हैं। ए से बी के लिए एक रेलगाड़ी निकलती है, उसी समय मतलब सेम टाइम की बात है, उसी समय बी से भी एक रेलगाड़ी जो है ए के लिए निकलती है, मतलब ए से एक बी के लिए निकली है और एक बी से ए के लिए निकलती है। और दोनों रेलगाड़ियाँ 35 घंटे के बाद मिलती हैं। कितने समय के बाद मिलती हैं, 35 घंटे के बाद दोनों रेलगाड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है, और यदि ए प्लस बी तक जाने वाली रेलगाड़ी ए से बी की ओर जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 35 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है,
मतलब अगर हम ए से बी की ओर जाने वाली को ए ही रेलगाड़ी कहें तो उसकी स्पीड, जो बी की स्पीड है उससे कितनी ज़्यादा है, 35 उससे क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, बी की स्पीड से क्या है, ज़्यादा है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे कह रहा है तेज़ रेलगाड़ी की स्पीड बताइए। तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, मतलब इनकी गति जुड़ जाएगी। मतलब 3710 किलोमीटर की दूरी को 35 घंटे में कवर करने में जो है कितनी स्पीड की ज़रूरत होती है, पहले तो हम वो निकालेंगे। तो 35 से इसको अगर हम भाग करें तो 35 से कम 35 बचा कितना हमारे यहाँ पे 2 बचा, और फिर हमारा जो है इधर हो गया 21, तो यहाँ पे जो है जाएगा नहीं, तो 0 लगा लिया और फिर 0 हो गया उधर, तो ये आ गया 6 पे 210 हो गया 35 छंगे। ठीक है, तो स्पीड 206 हमारी निकल आई है दोनों की कंबाइंड, क्योंकि एक दूसरे की तरफ। तो अगर एक ही स्पीड जो है हमें निकालनी है, तो एक ही स्पीड के लिए अगर हमने x मान लिया, ठीक है, या जो है b की स्पीड को x माना है, तो एक ही स्पीड क्या हो जाएगी, x + 35 और प्लस x। समझ पा रहे हैं आप? और इसकी वैल्यू हो जाएगी 106। तो ये 2x और प्लस ये b की स्पीड जो है हमने यहाँ पे कितनी मानी है, x, तो a की स्पीड कितनी हो जाएगी, x + 35। ये बात को ध्यान रखिएगा। तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 106 और माइनस में 35, और ये x की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी यहाँ से, वो कितनी निकल के आ जाएगी, इससे अगर हम 35 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 71/2। 71/2 मतलब ये आ जाएगा हमारा 35 और 10.5 x की वैल्यू, और जो कि एक ही गति है वो हमारी x + 35 है। तो ये हो जाएगी 35.5 और प्लस 35 बराबर हो गया 70.5। मतलब जो है डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है किंडल को 25% के लाभ पर, एक किंडल को 25% के लाभ पर 1325 में बेचा जाता है, और यदि इसे 742 में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ या हानि होती क्या होती। तो हमें जो वैल्यू दे रखी है 125% की वैल्यू दे रखी है। अगर हम ये समझ लें कि जो है 100% पे कोई चीज़ हमने खरीदी है, तो 25% का लाभ हो गया 125% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1325 हमें दे रखी है। तो 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले हम। तो 1325 और बटे में मल्टीप्लाई बाई 100 और बटे में 125। इसको काटेंगे 4, इसको काटेंगे 5, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 3 बचा और 32 हो गया, 5 छक्का 30 और 5 25 मल्टीप्लाई बाई 4। तो 4 पंजे 20 का 0 हाथ से लगा तो, और 6 चौक 24 और 2 26 और 2 4 दूनी 8 1 8 और 2 10, 1060। ठीक है, 1060 जो है 100% की वैल्यू ले आई। ठीक है, इसके बाद में जो है क्या कहा है हमसे कि उसी वस्तु को कितने में बेचा जाता है, 742 में। कितने में, 742 में। तो 742 का जो है अंतर हम निकालेंगे, तो अंतर यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे 5 में से 1 और यहाँ पे बचा है 318 रुपये जो है कम में बेचा गया है। हानि हो रही है हमें कितने की, 318 रुपये की जो है हानि हो रही है। कितने पर हो रही है, 1060 पर हो रही है, 1060 पर हो रही है। और इसकी जो है हमें परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे निकाल देनी है। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 30। तो इसका मतलब 3 आएगा, और जो है 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 30% की क्या आ जाएगी, हानि निकल के आ जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 30% का क्या हो जाएगा इसमें, लॉस। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक
फैक्ट्री है और खिलौने बनाती है, और खिलौने 20% उसके दोषपूर्ण थे, उसमें कोई ना कोई कमी थी, और शेष खिलौनों में से भी 25% क्षतिग्रस्त हो गए, और सही खिलौने जो थे वो 4800 थे। तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या क्या थी? तो सबसे पहले अगर हम मान लें कि 100 खिलौने टोटल हैं हमारे, तो 100 खिलौनों में क्या हुआ, 20% जो है दोषपूर्ण हुए, मतलब माइनस का 20 करेंगे, 100 का 20% 20, मतलब 80 खिलौने जो हैं हमारे दोषपूर्ण नहीं हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, 80% का भी जो है 25% यानी कि 20 जो है वो क्या हुए, क्षतिग्रस्त हो गए। तो जो हमारे सही बचे हैं वो कितने बचे हैं, 60 या 60 यूनिट बचे हैं सही, और उन सही खिलौनों की संख्या कितनी है, 4800 आपको दे रखी है। तो 0 से 0 कट जाएगा, और जो है 6 से इसको काटेंगे तो 6 8 48, 80 जो है हमारे यहाँ पे निकल आया। किसकी वैल्यू, 1 की। और टोटल खिलौने अगर हमें निकालने हैं तो टोटल खिलौने हैं हमारे 100, और 100 की वैल्यू कितनी है, 100 मल्टीप्लाई बाई 80, मतलब 8000 जो है मूल खिलौने हमारे यहाँ पे निकल आएंगे। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है 200 किलोमीटर पर स्थित 2 अलग अलग स्टेशन। तो हमने देख लिया कि कोई भी 2 स्टेशन है, एक ए मान ली हमने, दूसरी बी है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है, और एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली 2 रेलगाड़ियाँ, एक ही समय पर 2 रेलगाड़ियाँ चलती हैं, एक ए से चलती है, एक बी से, किस पर, सेम टाइम पर। ठीक है, एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूर पर एक दूसरे से मिलती हैं। हमने मान लिया ए से जो है 110 किलोमीटर दूर पर मिलती हैं, तो बी से कितने पे दूर पे मिले होंगी, 90 पे। तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक बात पर आप ध्यान दीजिए कि समान समय पर जो है उन्होंने चलना शुरू किया है, ठीक है, सेम टाइम पर, और जब वो मिलती हैं तब भी सेम टाइम पर ही मिलती हैं। मतलब अगर ए ने उस समय में कितनी डिस्टेंस तय की है, 110, तो बी ने कितनी की है, 90 तय की है। तो समान समय में जो उनकी द्वारा तय की गई दूरी का जो अनुपात होता है, वही उनकी स्पीड का भी अनुपात होगा। तो उनका अनुपात क्या हो जाएगा, स्पीड का अनुपात 110 अनुपात 90, तो 0 से 0 कट जाएगा, मतलब 11 अनुपात 9 जो है उनकी स्पीड का भी अनुपात हो जाएगा। मतलब जो है ए इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। वो हमसे कह रहा है 301 से लेकर के 399 तक जो है गणना करने पर 3 अंक कितनी बार आते हैं। तो ये 3 डिजिट नंबर है, आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम सैकड़े वाले होते हैं हमारे इकाई, 3 डिजिट कोई नंबर है उसमें होता है फिर दहाई, और फिर होता है हमारा सैकड़ा। ठीक है, तो सैकड़े वाले अगर अंक पर हम ध्यान दें तो प्रत्येक अंक में 3 आएगा, और ये जो है हमारे कितने हैं, 399 तक है। तो मतलब 3 जो है 99 बार जो है सैकड़े वाले स्थान पर हो जाए। इसके बाद अगर हम दहाई वाले स्थान पर बात करें तो दहाई वाले स्थान पर जो है, जो हमारा आएगा 331 और 330। ठीक है, यहाँ से लेकर के जो 339 तक आएगा तो दहाई वाले पे आएगा। तो इस तरह से 10 जो है हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है ऊपर हमारे कितने आए थे, 99। ठीक है, सैकड़े वाले 99 हो गए, दहाई वाले इतने हो गए। इसके बाद इकाई अंक पे अगर हम देखें तो जो है हमारा जैसे 3 आएगा, 13 वाले पे आएगा, और इस तरह से ये भी जो है 10 निकल के आएंगे। तो हमारा हो जाएगा 99 प्लस 10 बराबर कितने हो जाएगा, 99 प्लस 20 119। 119 जो है हमारे कितने हैं, 3 बार आएंगे इस काउंटिंग में। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसका ए हो गया। कह रहा कोई संख्या है और उस संख्या का 1/5, तो संख्या अगर x मान ली तो संख्या का x/5 मतलब 1/5 मतलब x/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुणा करने पर, तो उसी संख्या के
2/3 से, मतलब x के ही 2/3 से अगर हम गुणा कर दें तो x के 2/3 से मल्टीप्लाई बाई 2/3 से गुणा कर दें तो संख्या हमें कितनी प्राप्त हो जाती है, 480 प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया x² और बराबर में आ जाएगा 480 और ऊपर पहुँच जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3 और बटे में 2। तो इस 2 से अगर इसको हम काटें तो कितना आ जाएगा हमारा, 24 दूनी 48, तो 24 240 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, और 240 को अगर हम 5 या 24 दिया 72 और 72 पंजे 36, तो ये जो हमारा आ गया 3600 किसके बराबर आ गया, x²। तो x² बराबर किसके निकल आया, 60 के बराबर निकल आया। ठीक है, तो ये इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, कह रहा है ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है। तो ए और बी की ऊंचाई मान ली हमने 100, तो ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, मतलब बी की ऊंचाई हो गई 75। ठीक है, 75 हो गई। तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, लगभग में पूछा है। तो जो है क्या पूछा है हमसे, ए की तुलना में लगभग कितनी प्रतिशत है, बी की ऊंचाई लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी की ऊंचाई जो है कितनी अधिक है, 25 अधिक है। ए से कितनी है, तो ए के लिए 75 लिख देंगे नीचे, तो 1/3 और इस फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 33.33%। अब लगभग में पूछा है तो 33% वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से जो है हमने आज की वीडियो कंप्लीट की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।